हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्राकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस की। ये दोनों चैप्टर एक साथ इसलिए ले लिए गए क्योंकि हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में ज़्यादातर नेम रिएक्शंस के माध्यम से ये सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, ज़्यादा इसमें बचा नहीं है। अब इस चैप्टर को करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें 25-30 मिनट का लेक्चर होने वाला है या उससे भी कम का ही होगा, है 20-22 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। और इसमें पूरी बात हम लोग डिस्कस कर लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस की। जो छोटी छोटी रिएक्शन जो तुम्हें तंग करती हैं वो सारी इस पर डिस्कस होंगी। मेन रिएक्शन जो नेम रिएक्शन जैसे गैब्रियल थैलामाइड है, कार्बाइलेमिन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, ये सारी हम लोग पहले से ही नेम रिएक्शन वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो ये वहाँ से देख लेना। जो छोटी रिएक्शन हैं जो एक्सक्लूसिवली कार्बोक्सिलिक एसिड या एमाइंस की हैं वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को सिलेबस में ये सारी चीज़ें मिलती कहाँ पे, नोट्स हमें मिलते हैं डेक्स्ट्राकैम.in में। काफ़ी लोग ये पूछते रहते हैं कि सर ये कहाँ मिलेगा, तो डेक्स्ट्राकैम.in पे मिलेगा यार। वहीं पे जाके PYQs और सब कुछ अवेलेबल है। धीरे धीरे और भी PYQs आते रहेंगे। कुछ PYQs ऐसे आएंगे जो फेसलेस होंगे क्योंकि यार मेरे को फिर से एक बार विजिट के लिए जाना पड़ेगा होम टाउन। तो मतलब जो भी बताया था ना कि अनफोर्चुनेट इवेंट हुए तो उसी वजह से, लेकिन मैं लगातार तुम्हारे साथ जुड़ा रहूँगा, काम करता रहूँगा। कहीं जाऊँगा तब भी तुम्हारे लिए ही काम करूँगा, ठीक है। टेंशन मत लो। बस तुम्हें क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, लोगों तक पहुँचाते रहना है बस मेरी बात को, है ना। चलो हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। हम लोगों ने लाइव सेशन भी किया, काफ़ी बातें की। कल वाला वीडियो भी 7 थिंग्स वाला भी देख लिया, वो अगर नहीं देखा है जिसने तो ज़रूर देख ले जाके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी तुम्हें आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हम लोग डिस्कशन अपना शुरू करते हैं डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक। चलो बात करना शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से जब बात करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कुछ तो पहले ही कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल किया था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की थी, KMnO4 रिएक्शन की थी। ये सारी रिएक्शंस पहले से ही हम लोग कर चुके हैं, दोबारा यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका बचा है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स है। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स में क्या होता है, जब साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस होती है तो इससे RCOH बनते हैं। और कैसे बनते हैं इसकी मैकेनिज्म मैं लिख देता हूँ कि RCN है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और H+ है हमारे पास। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, H+ ले लेगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर जब H+ लेगा तो क्या बना देगा, RC ट्रिपल बॉन्ड NH+ बना देगा। देखो एक कल का दिन भी शुभ है ना अपने लिए, तो है ना, कि कल राम जी इस्टेब्लिश हो रहा है तो हम लोग कल ही मैराथन करेंगे, ठीक है। ज़रूर करेंगे पक्का, फार्मूला प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के कल, ठीक। ये बन गया। अब इस पर क्या करा, वाटर के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, ये आगे चला गया। तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड NH बन गया और यहाँ पे आ गया OH2+। नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इससे H ले लिया, IMPT हो गया। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ ही रही होगी कि नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इससे H+ ले लिया और क्या बन गया यहाँ पर, RCOH डबल बॉन्ड NH2+ बन गया, ठीक। अब क्या हुआ, ये इधर गया, ये इधर गया, तो बन गया क्या, RCOH+ और यहाँ बन गया NH2, ठीक। अब वाटर के पास अभी भी इसके पास क्या H+ है, तो ये क्या करें, नाइट्रोजन फिर से H+ ले लेगा। या ऐसा कर सकते हैं, इसे एक काम ये करो, यहाँ से एक बार और IMPT करा दो यार। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से इस H+ को ले लेगा, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड O और NH3+। फिर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा और NH3 को निकाल के बाहर कर देगा। तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन गया, ये बन गया RCOH2+ और ये बन गया अमोनिया। अमोनिया इससे फिर से H+ ले लेगी तो क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, अगर हम चाहें तो इस स्टेप पे भी रोक सकते हैं, यहीं पे -H+ कर दें, -H+ कर दोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCONH2। तो एमाइड बनेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस से। कैसे बने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनते हैं और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से साइनाइड बनते हैं। तो एमाइड की हाइड्रोलिसिस से साइनाइड बन जाते हैं, ये भी एमाइड की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। ये भी बात समझ में आनी चाहिए सबको, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब ग्रेगनार्ड एजेंट की रिएक्शन CO2 से करानी है, तो ग्रेगनार्ड एजेंट की रिएक्शन अगर CO2 से करानी तो RMgX की रिएक्शन अगर हम CO2 से करा दें तो क्या बन जाएगा, RCO माइनस बन जाएगा प्लस MgX ऊपर ही बन जाएगा यहाँ पे, प्लस MgX प्लस बन जाएगा, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे। और फिर वाटर डाल देंगे तो RCOH बन जाएगा और MgX और OH बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, तो आसान बात है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि RCOZ जो है वो Z हमारा क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है और OCOR हो सकता है। जब Cl होगा तो एसिड क्लोराइड, OR हुआ तो एस्टर, NH2 हुआ तो एमाइड और OCOR हुआ तो एनहाइड्राइड। तो इसकी रिएक्शन एसिड या बेस से कराते हैं तो RCO माइनस बनता है और Z माइनस बन जाता है, या पानी मतलब RCOH बन जाएगा और HZ बन जाएगा। ठीक, अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है, ये काम दोनों तरह से हो सकता है, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, दोनों तरह से हो सकता है। अगर बेसिक मीडियम में होना है तो क्या होगा कि CO माइनस क्या करेगा, CO पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वापस आएगा और Z निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा COH और फिर Z माइनस, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो RCO माइनस बनेगा। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस ले लेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस लेगा तो OH प्लस बना देगा, OH प्लस बना देगा, फिर क्या होगा, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, OH2 प्लस बन गया, फिर क्या करेगा, माइनस H प्लस हुआ और फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस आया और उसने Z को निकाल दिया। ठीक है, तो दोनों तरह से इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसान बात है ये। ठीक, फिर इसके बाद कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन हम लोगों ने एल्कोहल में भी देखी थी, यहाँ पे भी देख लेते हैं, फिनॉल्स में देखी थी इनफैक्ट। तो फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, CO2 से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड। कोलवेज रिएक्शन में क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन CO2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इससे क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। फिर राइमर डायमंड रिएक्शन। राइमर डायमंड रिएक्शन में हम लोग क्या लेते थे, CaCl3 और KOH लेते थे। अगर हम CCl4 ले लें CaCl3 की जगह तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। अगर हम CaCl3 लेते थे तो क्या बनता था, याद आ रहा भाई, बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी कमेंट करके बताओ कि CaCl3 लेंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा। जब CaCl3 के साथ हीट करेंगे तो इससे जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या है, उसका नाम एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये क्या बन गया, सैलिसिल एल्डिहाइड। और ऊपर क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 11th से, हाइड्रोकार्बन से। क्या क्या होगा ये कि डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करेंगे, RCO माइनस की रिएक्शन NaOH और CaO से के साथ हीट करेंगे तो RH बन जाएगा और Na2CO3 बन जाएगा। ठीक, अब अगर हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एक्सेस ऑफ RLI करेंगे, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे कैसे देखेंगे। RI भी कैसा कंपाउंड है, RI भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जब रिएक्शन कराएंगे तो RI जो है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और बेस है, किससे, RMgX से। ठीक है, RMgX से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा तेज है ये। तो RLI क्या करेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, इससे H ले लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन O और Li का बॉन्ड जो होगा इसमें गुड कोवेलेंट करेक्टर होगा, गुड कोवेलेंट करेक्टर होगा। ठीक, जब इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा कि RLI का दूसरा मॉलिक्यूल भी इस पर अटैक कर पाएगा। RLI का दूसरा मॉलिक्यूल गया, इसने इस पर अटैक किया और O माइनस घूम गया। अब दो जगह RLI OLI बन गए, वाटर से कराया तो 2 OH बन गया। अब एक कार्बन पे 2 OH तो स्टेबल होते नहीं, क्योंकि जैम डाइऑल तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता। ये बात हम लोग जानते हैं पहले से ही, है कि नहीं, कि जैम डाइऑल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। तो जैम डाइऑल स्टेबल नहीं है तो वाटर से रिएक्शन करने पर क्या बन गया, RCOR बन गया। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर लिखें तो RLI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर RMgX, फिर R2CD, R2CuLi, फिर R2Zn और लास्ट में R2CD। R2CD इतना वीक होता है कि वो कीटोन से भी रिएक्शन नहीं कर पाता, एल्डिहाइड कीटोन से भी रिएक्शन उसकी नहीं हो पा रही, वो केवल और केवल RCOCl से ही रिएक्शन कर पाता है। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए।
अब कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड डेरिवेटिव्स में देखें अगर, तो RCOH की रिएक्शन अगर हम PCl5HOCl2 या PCl3 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, OH की जगह Cl आ जाएगा, RCOCl बन जाएंगे। फिर बात करते हैं एस्टरिफिकेशन की। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, RCOH की रिएक्शन HOR- से कराते हैं तो क्या करते हैं एस्टरिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं, एल्कोहल का H लेते हैं, एल्कोहल का H लेते हैं एंड एसिड का OH लेते हैं, एल्कोहल का H और एसिड का OH ले लेता। तो एल्कोहल का H और एसिड का OH ले लिया तो RCOOR- बन गया। ठीक, अब RCOH की रिएक्शन अगर CH2N2 से कराएंगे तो क्या होगा, इससे भी एस्टर बन जाएंगे और नाइट्रोजन निकलेगी। CH2N2 को डायजोमीथेन कहते हैं। रिएक्शन लिखनी हमें आती है, मैकेनिज्म लिख के दिखाऊं क्या, कि अगर RCO माइनस RCOH था, CH2N2 तो ऐसा दिखेगा भाई, तो ये क्या करेगा, H ले लेगा तो क्या बना देगा, RCO माइनस और CH3N2। N2 वेरी गुड लिविंग ग्रुप है तो इसने इस पर अटैक किया और N2 लीव कर गया, ये बन गया। ठीक है, कन्वर्जन इनटू एमाइड, अमोनिया के साथ हीट करें तो एमाइड बन जाएंगे, या फिर PCl5 की रिएक्शन कराओ, PCl5 की रिएक्शन फिर अमोनिया से करा दें तो क्या बन जाएंगे, एमाइड बन जाएंगे। सिंपल सिंपल बातें हैं, बहुत मुश्किल तो है नहीं, आसानी से समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। ठीक, अब आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो ये रिएक्शन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। तो अगर एसिटिक एसिड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर ग्लेशियल एसिटिक एसिड ले लें, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब होता है जब एसिटिक एसिड में कोई वाटर प्रेजेंट ना हो। अगर एसिटिक एसिड में कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है तो H2SO4 क्या करता है, H2SO4 जो होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। किसकी तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है तो इससे केटीन बनती है। ठीक, और H2SO4 की रिएक्शन अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से करा दें तो इससे CO निकलती है और H2O निकलती है। CO जो होती है ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। ठीक, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है और दो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना देते हैं, लैक्टाइड बना देते हैं। लैक्टाइड बना देते हैं, आसान बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसका OH लेना और दूसरे का H लेना तो बन जाएगा लैक्टाइड। ठीक, अगर बीटा हाइड्रोक्सी, अगर बीटा हाइड्रोक्सी हम ले लें, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें तो उससे क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएंगे। अगर हम गामा लेंगे तो भी कैसा होगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा। एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किसमें इंट्रा हो रहा है किसमें इंटर हो रहा है, तो इसमें भी इंट्रा होगा और गामा लैक्टोन्स बन जाएंगे। साइक्लिक एस्टर्स को लैक्टोन कहते हैं। और अगर डेल्टा ले लेंगे तो देखो जरा ध्यान से, अल्फा बीटा गामा और ये डेल्टा, तो इसमें भी इंट्रामोलिकुलर होगा, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होगा और इससे भी क्या बन जाएंगे, गामा डेल्टा लैक्टोन बन जाएंगे। ठीक, अब टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे आ जाते हैं। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो रिएक्शन विद NaSCO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ समझ लो, उसका एक क्वेश्चन पेपर में लगभग तय है, किसी ना किसी शिफ्ट में होगा जरूर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिएक्शन विद NaCO3 गिव CO2। CO2 कहाँ से निकलती है, CO2 निकलती है NaHCO3 वाली, NaHCO3 वाली निकलती है, COOH वाली CO2 नहीं निकलती है। ठीक है, तो NaHCO3 वाली CO2 निकलेगी। फिनॉल्स ऑन रिएक्शन, phenols which are stronger than para-nitrophenol also give CO2 on रिएक्शन विद NaCO3। जो पैरानाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा एसिडिक हैं वही ये रिएक्शन देंगे, बाकी फिनॉल से रिएक्शन नहीं देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है, फिनॉल जो कि जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरानाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा है वो ये टेस्ट दे सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब NaCO3 से कराई तो क्या हो गया,
स्टार इसलिए लगाया जिससे तुम्हें पता रहे कि CO2 कहाँ से निकल रही है। तो CO2 कहाँ से निकल रही है, NaHCO3 से निकल रही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी यार, बहुत आसानी से, मैं तो धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ आसान तरीके से। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लो यार, नंबर ज़्यादा ले आओगे तो मज़ा ही आ जाएगा बस। तो टेस्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड कैसे करते हैं? फॉर्मिक एसिड में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों देता है। क्यों देता है? क्योंकि फॉर्मिक एसिड में HCO ग्रुप प्रेजेंट होता है। HCO ग्रुप का मतलब क्या है, देखो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप लगता है ना फॉर्मिक एसिड में, ये वाला ग्रुप। ठीक, तो इसकी वजह से क्या करता है, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों देता है। तो इसकी रिएक्शन जब हम कैरोसिप सब्लिमेट यानी HgCl2 से कराते हैं तो Hg2Cl2 का वाइट PPT आ जाता है जिसे हम कैलोमल कहते हैं और CO2 निकल जाती है। ठीक, इसके बाद है लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट जिसे हम कहते हैं कैकोडाइल टेस्ट। कैकोडाइल टेस्ट में क्या करते हैं, एसिटेट सॉल्ट को हीट करते हैं AH2O3 के साथ। किसके साथ करते हैं, AH2O3 के साथ। गिव्स कैकोडाइल ऑक्साइड विच हैव एक्सट्रीमली नॉसिएटिंग ऑर्डर एंड इज पॉइजनस इन नेचर। उसकी नॉसिएटिंग ऑर्डर होती है, बहुत इरिटेटिंग ऑर्डर होती है, नॉसिया हो जाता है उससे और पॉइजनस होती है। तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब H2O3 से कराते हैं तो कैकोडाइल ऑक्साइड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि पूछ सकते हैं कि इसमें कैकोडाइल ऑक्साइड में AS बॉन्ड होता है या कोई नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन हम लोग करके आए हैं, तो बहुत तेजी से इसे खत्म करेंगे। कैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम कराएंगे किससे, PCl3 PCl5 और SOCl2 से, तो RCOCl बन जाएंगे। अब RCOCl की रिएक्शन अगर OH माइनस से कराएंगे तो सब में यही काम होना है। देखो ये जाएगा और Cl निकल जाएगा, तो RCO माइनस बन गए। अमोनिया से HX निकला तो एमाइड बन गए। RO माइनस से एस्टर बन गए। COR माइनस से एनाइड्राइड बन गए। RMgX से कीटोन बन गए। साइनाइड से साइनाइड बन गया। NH2OH से हाइड्रोक्सामिक एसिड्स बन गए। ठीक, तो बिल्कुल आसान है, सब में बस अटैक इसका कराना है और HX को निकाल देना है। ठीक है, कनेक्टिंग आइटम से सिंपल बात है। फिर एसिड एनाइड्राइड की बात आती है। एसिड एनाइड्राइड की रिएक्शन किससे कराता है, ये केटीन है। केटीन हम लोगों ने बनाई थी किससे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराई थी तो केटीन बनी थी। अब केटीन की रिएक्शन अगर हम एसिटिक एसिड से करा दें तो इससे एसिड एनाइड्राइड बन जाते हैं। ये कौन सा एसिड है, ये है सक्सिनिक एसिड। ये सक्सिनिक एसिड, तो इससे क्या बन जाएगा, सक्सिनिक एनाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सक्सिनिक एनाइड्राइड बन जाएगा। ये है थैलिक एसिड। ये है थैलिक एसिड, तो इससे क्या बन जाएगा, थैलिक एनाइड्राइड बन जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इनके नाम लिख दिए, इनका नाम याद रखोगे, थैलिक एनाइड्राइड या थैलिक एसिड, तो बहुत जरूरी चीज़ है। अब एनाइड्राइड में भी क्या करेंगे, एनाइड्राइड में भी देखो अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, अटैक होगा। ये RCOR ग्रुप क्या है, X की तरफ बिहेव करेगा, लीविंग ग्रुप हो जाएगा तो RNH2 और RCOH बन जाएंगे। ड्राई HCl से कराएंगे तो RCl RCOCl और RCOH बन जाएंगे। वाटर से कराएंगे तो एसिड बन जाएगा क्योंकि एनाइड्राइड है, वाटर डालने से हाइड्रस होगा, एसिड बन जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे तो एसाइल बेंजीन बन जाएंगी। और एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन होगा, नए तरह के एस्टर बन जाएंगे। ठीक, इसके बाद एमाइड है। एमाइड बनाने का तरीका क्या, एमाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो एमाइड बनते हैं। एस्टर की रिएक्शन अमोनिया से करा के हीट करा देंगे तो एमाइड बनेंगे। एमाइड को अगर P2O5 या V2O5, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ध्यान से, कि एमाइड को अगर P2O5 या V2O5 के साथ हीट करते हैं तो इससे साइनाइड बनते हैं, और NaNO2HCl से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन जो डिहाइड्रेशन वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से रखना। ठीक, तो ये तो बात हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की। अब बात आती है एमाइंस की, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स, यू आर सर्चिंग फॉर एमाइंस। आराम से धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अरे फिक्र नॉट ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है फिक्र करने की, मैं हूँ ना। ठीक, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या करें, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बेस्ट मेथड होता है 1 डिग्री एमीन्स के लिए, और रिएक्शन हम लोग पहले से ही नेम रिएक्शंस में कर चुके हैं। फिर एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया करने के लिए क्या करेंगे, अमोनिया की रिएक्शन एक्सेस ऑफ RX से करा देंगे। एक्सेस ऑफ RX से जब रिएक्शन कराओगे तो क्या करेगा, अमोनिया से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, SN2 करता जाएगा, फिर RNH2 करेगा, फिर RN3, तो एक एक करके सारे H हट जाएंगे और क्या लग जाएगा, आखिरी बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। फिर RX की रिएक्शन अगर एजाइडाइन से करा दी जाए, एजाइडाइन से कराएंगे तो एजाइड मतलब N3 माइनस, N3 माइनस से कराएंगे तो क्या करेगा, ये SN2 कर देगा,
N3 लगाओ, फिर LH के साथ या NaETOH के साथ रिड्यूस करके क्या बना देंगे, RNH2 बना देंगे। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इन पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ये रिएक्शन भाई जरूर ध्यान रख लेना, जो अगले 1-2 पेज है वो बहुत जरूरी है, ठीक। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में क्या होगा कि RNO2 की रिएक्शन H2NI से कराएंगे तो RNH2 और वाटर बनेगा। एसिडिक मीडियम में कराते हैं, जब एसिडिक मीडियम में कराते हैं SNHCl से तो RNH2 बन जाता है, तो चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, वो एमाइंस में कन्वर्ट कर ही देगा। FeHCl और SNHCl मतलब पॉपुलर है ज़्यादा वहाँ से। न्यूट्रल मीडियम में जब NO2 को रिड्यूस करते हैं यानी Fe स्टीम ले लेते हैं तो उससे नाइट्रोसोबेंजीन बन जाती है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। न्यूट्रल मीडियम में करते हैं तो नाइट्रोसोबेंजीन बनती है, और ZnNH4HCl के साथ कर सकते हैं तो फेनिल हाइड्रोक्सिल के साथ बनती है। ZnNH4Cl और वाटर के साथ हीट करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इससे NH4 मतलब फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाती है। और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है भाई लोग, है ना, कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल याद रखने वाली रिएक्शन है, तो याद ही रखेंगे ना। अब NO2 अगर हमने CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे लगा लिए तो SNHCl से जब करेंगे रिड्यूस तो इससे ऑर्थो वाला रिड्यूस होगा, और जब NH4HS से करेंगे तो पैरा वाला रिड्यूस होगा। और ये एडवांस में पूछी गई रिएक्शन है, तो मेंस में फिर से आ सकती है, इंपॉर्टेंट पहले से लिखा हुआ है क्योंकि जेई ने एडवांस में से पूछ रखा है, ठीक। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स एंड ऑक्साइम्स, तो H2PT या LH के साथ किसे रिड्यूस करेंगे, अगर हम रिड्यूस करेंगे साइनाइड को तो क्या बन जाएंगे, RNH2 बन जाएंगे। NC के साथ करेंगे तो 2 डिग्री अमीन, ऑक्जाइम्स को करेंगे तो फिर CHNH2 और एमाइड को करेंगे तो एमीन्स बन जाएंगे, ठीक। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हम लोग रेफर कर लेंगे नेम रिएक्शन से, नेम रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। अब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगर एमीन्स को देखें तो हम लोग टेस्ट ऑफ 1 डिग्री एमीन्स हम रेफर कर लेंगे किससे, कार्बोलेमिन रिएक्शन तो हम लोग कर ही चुके हैं, किसमें, नेम रिएक्शन वाले में। तो मैं कह रहा था ना आधी से ज़्यादा एमाइंस हम पढ़ा चुके हैं, तुम्हें ये एहसास नहीं है। अगर तुमने नेम रिएक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो यू शुड गो एंड वॉच इट, इट इज़ अ मस्ट थिंग। उससे कम 3 सवाल है पेपर में, उस वीडियो से, अकेले वीडियो से मैं ये प्रूव कर दूंगा पेपर आने पर, उस अकेले वीडियो से 3 सवाल आएंगे, उसे रट लो, ठीक है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या होती है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या होती है, RNH2 की रिएक्शन कराते किससे, CH2 से, कार्बन डाइसल्फाइड से। तो इससे क्या बन जाता है, नाइट्रोन का लोन पेयर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो RNHC डबल बॉन्ड S और NSH बन जाएगा, ये डाइथायो कार्बामिक एसिड बन गया। फिर HgCl2 से रिएक्शन कराते तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो स्मेल करता है किसकी तरह, मस्टर्ड ऑयल की तरह। ये मस्टर्ड ऑयल नहीं होता है मेरे भाई, ये मस्टर्ड ऑयल की तरह केवल स्मेल करता है, ये मस्टर्ड ऑयल कतई नहीं है, 1% भी नहीं है, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल समझ के मत इसे देख लेना, ठीक। HNO2 के साथ रिएक्शन अगर कराएं, RNH2 की रिएक्शन HNO2 से कराएं या फिर NaNO2 से कराएं तो डाइजोटाइजेशन होगा, डाइजोटाइजेशन होगा, फिर वाटर से रिएक्शन करा के हम क्या बना देंगे, वाटर से रिएक्शन करा के हम अल्कोहल बना देंगे। लेकिन अगर 2 डिग्री अमीन हो, 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन सबको आती है, 2 डिग्री की कितने लोगों को आती है बताना जरा। अगर 2 डिग्री अमीन हो तो इससे N नाइट्रोसामीन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, N नाइट्रोसामीन। N मतलब H हटके अगर तुम इसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि R2NH था ये, और ये OH और NO था, तो यहाँ से वाटर निकाल दो भाई, याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, तो इससे N नाइट्रोसामीन बन जाएंगे, ठीक। तो अगर एरोमेटिक होगा तो उससे भी N नाइट्रोसामीन बन जाएंगे। 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन्स में HNO2 से कोई रिएक्शन नहीं होती है, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में HNO2 रिएक्शन करके पैरा नाइट्रोसो बेंजीन मतलब बना देगा, ठीक। विद सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो भी NR2 जो भी लगा होगा उसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पे क्या लग जाएगा, NO लग जाएगा। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स की बात करते हैं तो प्राइमरी एमीन्स के जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं, पहला KMnO4 के साथ होता है और दूसरा हमारा कैरोज एसिड यानी H2SO5 के साथ होता है। तो KMnO4 के साथ जब ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइमरी एमीन को तो इससे एल्डिमीन बनते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस करके क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड। जब एमीन ऐसा हो जो प्राइमरी तो हो लेकिन जो उसके बगल वाला कार्बन हो वो सेकेंडरी हो तो इससे केटीमीन बन जाएंगे, केटीमीन बनेंगे और फिर उसके हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाएंगे, कीटोन बन जाएंगे। कैरोज एसिड यानी H2SO5 की रिएक्शन H2O2 और परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएं तो RCH2NH2 की रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे हाइड्रोक्सिलमीन बन जाएंगे, हाइड्रोक्सिलमीन से फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डोक्साइम्स बन जाएंगे। इसी तरह से अगर हम 2 डिग्री कार्बन वाले से करेंगे तो इससे हाइड्रोक्सिलमीन्स बनेंगे, फिर लेकिन 2 डिग्री कार्बन है तो कीटोक्साइम बनेंगे, ऊपर क्या बने थे, एल्डोक्साइम्स बने थे, ठीक। बस ये सुनने ही है, इनकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, बस तुम्हें सुननी थी सारी रिएक्शन एक साथ एक जगह पे 10 मिनट में सुन लो और काम खत्म, ठीक।
ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन भी दो तरीके से कर सकते हैं, KMnO4 के साथ करेंगे तो इससे टेट्राइल्काइल हाइड्रोजन बन जाएगा। और ऐसा एक क्वेश्चन कहीं तो मैंने देखा था, पेपर में आया था मीन्स के प्रीवियस ईयर में, कि KMnO4 के साथ सेकेंडरी अमीन को कराएंगे तो एल्काइल ग्रुप कितने टाइम्स हो जाएंगे, मल्टीपल में पूछा था कितने मल्टीपल हो जाएंगे। कैरोज एसिड से जब कराएंगे तो इससे क्या बन जाते हैं, N डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएंगे। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अमीन्स अगर हम करेंगे तो इससे अमीन ऑक्साइड बन जाते हैं, जो कि H2SO5 या फिर कैरोज एसिड या फिर परऑक्सी एसिड से ही कराते हैं। फिर डायजो कपलिंग कराते हैं। डायजोटाइजेशन पहले करेंगे तो एमाइन का डायजोटाइजेशन, अगर एनिलीन का डायजोटाइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यार मेरा थोड़ा गला दर्द कर रहा है, सर्दी बहुत है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब फिनॉल से कराते हैं तो पैरा पोजीशन पे, ये तो कुछ गलत ही बन गया, पैरा पोजीशन पे कपलिंग होगी तो कैसे बनेगा ये, ठीक। तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाएगी। और अगर हम नेफ्थलीन बीटा नेफ्थॉल से करें, इसका नाम क्या है, इसका नाम बीटा नेफ्थॉल है, बीटा नेफ्थॉल है। तो इससे भी कंपाउंड बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ध्यान रखना बहुत है ना, इसे बहुत ध्यान से रखना ध्यान। अब टेस्ट ऑफ एमाइंस में कार्बन अमाइन टेस्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। 1 डिग्री अमाइंस का टेस्ट है। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मस्टर्ड ऑयल की रिएक्शन आती है। और हम लोग बात करनी है हिंसबर्ग टेस्ट की। हिंसबर्ग टेस्ट भी मेन से पूछा जा चुका है। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या करते हैं, हम टॉलिन सल्फेनिल क्लोराइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन RnH2 से कराते हैं। अगर प्राइमरी अमीन होता है तो पहले क्या बन जाता है, प्राइमरी अमीन से पहले इनसॉल्युबल एक सॉल्ट इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, जो KOH में क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। सिंपल है, RnH2 ने अटैक किया सल्फर पे, Cl निकल गया तो कंपाउंड बन गया, जो कि कैसा था, इनसॉल्युबल था। और फिर KOH में क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो पाई तो क्या बन गया, सॉल्युबल बन गया। 2 डिग्री अमीन में वो इनसॉल्युबल बनेगा और फिर KOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कोई भी एसिडिक एच नहीं है, तो फिर फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाई। यानी 1 डिग्री में इनसॉल्युबल था, फिर सॉल्युबल हुआ। 2 डिग्री में सॉल्युबल नहीं था, केवल इनसॉल्युबल रहा। और 3 डिग्री रिएक्शन, 3 डिग्री अमीन में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है। अब इसके बाद रिएक्शन विद डाइथाइल ऑक्जेलेट, ये भी एक टेस्ट है जो कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। डाइथाइल ऑक्जेलेट की रिएक्शन जब प्राइमरी मीन से कराते हैं तो पहले सॉलिड कंपाउंड बनते हैं, दोनों एस्टर निकल के क्या लगता है, NH लग जाते हैं। और अगर 2 डिग्री अमीन से कराते हैं तो इससे लिक्विड बनता है, ऑक्जेमिक एस्टर बनते हैं। और 3 डिग्री अमीन से कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक। यूरोट्रोपिन की रिएक्शन HNO3 से करा के RDX बनाते हैं। RDX का फॉर्मूला ये होता है, अगर कोई पूछ दे तो फिर बता देना, बस इतना ही कराना था मुझे। तो यहाँ तक हम लोगों ने एमीन्स कर ली। एज मैंने कहा था कि 27, 28 या 30 मिनट में हम लोग इसे कंप्लीट कर पाएंगे, और हमने कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला मैराथन वाला है, वो हो सकता है यार कल आ जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कल आ जाए, क्योंकि बड़ा काम है उसके पीछे, मेरे को बहुत कुछ सेग्रीगेट करना पड़ रहा है उसके लिए। तो वो कल आ जाएगा होपफुली, और नहीं कल नहीं तो परसों तो पक्का ही आ जाएगा। ठीक है। तो तुम्हें 23 तारीख तक वो मिल जाएगा मैराथन, पूरा फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री का 11th और 12th दोनों का। स्टे कनेक्टेड, शेयर करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और लोगों तक भेज दो कि शायद आखिरी समय पे किसी का भला हो जाए। और मेरी बात तो वो ध्यान ही है ना, कि लड़ा रहे हो तो यही जीता है। जर्नी इज इट सेल्फ द रिवॉर्ड। ठीक, चलो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।